गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल मैंने आपको ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद करा दिया था। आज हम अपने नए टॉपिक पर चलते हैं, महाकाव्य पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो चलते हैं। उससे पहले महाकाव्य कराने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें कल के टॉपिक के बारे में ही लिखवाना चाहूँगी, क्योंकि कल हमारा 1-2 चीज़ें रह गया था। ठीक है, तो डालिए। सबसे पहले हम लिखते हैं, कर्म कांडों का विरोध किसमें किया गया है। किसका विरोध? कर्म कांडों का विरोध किसमें किया गया है। लिखो दोस्तों, कर्म कांडों का विरोध, कर्म कांडों का विरोध किसमें किया गया है। कर्म कांडों का विरोध किसमें किया गया है। कर्म कांडों का विरोध दोस्तों उपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया है? उपनिषद में किया गया है। ठीक है दोस्तों। तथा भक्ति के स्थान पर, इसमें जो उपनिषद है इसमें भक्ति के स्थान पर, भक्ति के स्थान पर, भक्ति के स्थान पर ज्ञान पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है दोस्तों? भक्ति के स्थान पर ज्ञान पर बल दिया गया है। ज्ञान पर बल दिया गया है, बल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कर्म कांडों का विरोध उपनिषदों में किया गया है, और उपनिषद में ही भक्ति के स्थान पर ज्ञान पर बल दिया गया है। उपनिषद में किस पर बल दिया गया है? ज्ञान पर बल दिया गया है दोस्तों। ठीक है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण, वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को क्या कह दिया गया है? बताओ जरा। वेदों का, लिखो जरा मेरे साथ, वेदों का अंतिम, वेदों का अंतिम भाग होने के कारण, होने के कारण क्या कह दिया गया है उपनिषदों को? बताओ, होने के कारण क्या कह दिया गया है? बताओ जरा। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है दोस्तों। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा गया है दोस्तों। मैंने कल आपको बताया था सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण। कल मैंने आपको पुराण भी कराए थे। मैं एक बार और आपको पुराणों के बारे में पढ़ा दूंगी, पर लेकिन अभी हम जो टॉपिक रह गया था वो कंप्लीट करते हैं। सबसे बोलो मेरे साथ, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? बताओ दोस्तों, कौन सा है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है दोस्तों। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है दोस्तों? मत्स्य पुराण है। और इसके बाद हम चलते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पुराण कौन सा होगा दोस्तों? बताओ जरा मुझे। सामाजिक बोलो जरा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक बोलो जरा मेरे साथ। बोलो दोस्तों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व पुराण कौन सा होगा दोस्तों? काफ़ी महत्व पुराण कौन सा होगा दोस्तों? बताओ मुझे जरा, कौन सा पुराण होगा? वो होगा दोस्तों अग्नि पुराण। कौन सा पुराण? अग्नि पुराण। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा? अग्नि पुराण।
ठीक है दोस्तों। अग्नि पुराण किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित विवरण दिया गया है अग्नि पुराण में? बताओ जरा। अग्नि पुराण में बताओ जरा दोस्तों, किससे संबंधित विवरण दिया गया है दोस्तों? किससे अग्नि पुराण में किससे संबंधित विवरण दिया गया है दोस्तों? बताओ जरा मुझे, किससे संबंधित विवरण दिया गया है दोस्तों? बताओ जरा, अग्नि पुराण में किससे संबंधित विवरण दिया गया है दोस्तों? किससे संबंधित दिया है? राजतंत्र के साथ साथ कृषि। राजतंत्र, बोलो मेरे साथ, राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण दिया गया है दोस्तों। राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण किस पुराण में दिया गया है? अग्नि पुराण में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा कुछ पॉइंट रह गया था जो हमारा ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद टॉपिक मैंने कराया था, उसमें ये कुछ पॉइंट रह गए थे जो कि मैंने आज करा दिए हैं। हमारा आज महाकाव्य शुरू होने वाला है दोस्तों, जिसे हम देरी नहीं करेंगे, अभी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हम चलते हैं अपने महाकाव्यों के पास। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते जाना है, नोट डाउन करते जाना है, और घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सब कुछ क्लियर होते जाएगा, बस धीरे धीरे एक एक क्लास करते जाना है, रोज डेली इसको याद करते जाना है, और 1, 4, 6 को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 1, 4, 6 क्या फंडा है, ये 1, 4, 6 क्या फंडा है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। 1 का मतलब है जिस दिन हम पढ़ते हैं, जिस दिन हम पढ़ते हैं। ये वो वाला दिन होता है जिस दिन हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें आज उसे छोड़ देना है और हमें उसे चौथे दिन उठाना है। कौन से दिन? 4वें दिन उठाना है और उसका रिवीजन करना है दोस्तों। क्या करना है? रिवीजन करना है दोस्तों। अगर चौथे दिन आप लोगों को लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप स्किप करते जा रहे हो, तो उसे आज फिर इतना ही करके छोड़ देना है दोस्तों। उसके बाद आपको छठे दिन वो टॉपिक फिर उठाना है और उसको फिर रिवाइज करना है। अब मेरा मानना ये है कि अगर इसे आप 1 महीने बाद भी उठाते हो तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। बस आपको 1, 4, 6 अपने दिमाग में बैठा करके चलना है। इसी के ज़रिए आप कुछ भी स्किप नहीं कर पाओगे, सब कुछ आपके याद होता चला जाएगा। और अगर बाय चांस आप कुछ भूलते भी हो तो ऑप्शंस को देखकर आप एकदम से याद कर सकते हो, आपका एकदम से याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है महाकाव्य। आई होप आपको महाकाव्य का मतलब तो पता ही होगा दोस्तों। मुझे जहाँ तक उम्मीद है सभी बच्चों को महाकाव्य पता होगा दोस्तों क्या होता है। चलो चलते हैं। महाभारत तथा रामायण 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। कौन से महत्वपूर्ण 2 काव्य बता रही हूँ मैं? महाभारत तथा रामायण। महाभारत तथा रामायण कौन से महाकाव्य बता रही हूँ दोस्तों? महाभारत तथा रामायण 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताओ ज़रा, इन दोनों महाकाव्यों को किस नाम से जाना जाता है? बताओ ज़रा। आर्स के नाम से जाना जाता है।
इन दोनों महाकाव्य को महाभारत तथा रामायण महाकाव्य को आर्ष महाकाव्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? आर्ष महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, रामायण के रचयिता कौन थे जरा बताओ मुझे। हम अपना पहला टॉपिक लेके चलते हैं रामायण महाकाव्य से। किससे दोस्तों? रामायण महाकाव्य से। रामायण महाकाव्य से बताओ जरा मुझे, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? बताओ जरा दोस्तों, रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। कौन थे दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि थे। कौन थे दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि थे। कौन थे दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि थे। जो ये रामायण था इसका संकलन किसके आसपास माना जाता है? किस ईस्वी के आसपास माना जाता है? रामायण का संकलन दोस्तों, रामायण का संकलन दोस्तों 400 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 400 ईस्वी के लगभग आसपास माना जाता है, पक्का नहीं है। 400 ईस्वी के आसपास माना जाता है और कुछ जगहों पर ये अलग अलग भी दिया हुआ है दोस्तों, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होकर चलना है आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? जो ये रामायण है इसका तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? रामायण का तमिल भाषा में, रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद कंबन ने किया था। किसने किया था? कंबन ने किया था। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? कंबन ने किया होगा। अब जाहिर सी बात है ये कंबन कवि कौन होंगे? सभी के माइंड में ये सवाल जरूर उत्पन्न हुआ होगा, तो मैं इसका भी आंसर दे करके चलूँगी कि ये कंबन कौन थे। कंबन चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के दरबारी कवि थे। कौन थे कंबन? बताओ जरा, कंबन कौन थे? कौन थे कंबन? ये थे चोल शासक। चोल शासक, जिसको चोल शासक के बारे में नहीं पता है मैं आगे इसको भी पढ़ा करके चलूँगी। बस आपको धैर्य रखना है और साथ ही साथ क्लासेस को लेते चलना है। ठीक है दोस्तों, चोल शासक कुलोत्तुंग, बोलो मेरे साथ, चोल शासक। बोलोगे नहीं तो याद कैसे होगा? चोल शासक कुलोत्तुंग, चोल शासक, बोलो जरा, चोल शासक कुलोत्तुंग, बोलो जरा, चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय। चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के दरबारी कवि कौन थे? कंबन थे। कौन थे? कंबन थे। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा कि कंबन कौन थे। ठीक है दोस्तों, कंबन थे। ये मैंने आपको अभी इतना बताया है। अब हम आगे चलते हैं। जो रामायण होता है, रामायण को सबसे पुराना महाकाव्य भी कहा जाता है। रामायण को सबसे पुराना महाकाव्य भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? रामायण को सबसे पुराना महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पुराना महाकाव्य भी कहा जाता है। रामायण का जो महर्षि वाल्मीकि ने रचयिता थे, किस भाषा में रचना की थी? वाल्मीकि ने किस भाषा में रचना की थी? किस भाषा में रचना की थी दोस्तों? बताओ जरा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी?
किस भाषा में की थी? बताओ जरा दोस्तों, किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में रचना की थी दोस्तों। किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में रचना की थी। एक बार रिवाइज करके चलो। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, जिन्होंने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। रामायण का संकलन लगभग 400 ईस्वी के आसपास माना जाता है। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था? कंबन ने किया था। कंबन कौन थे? कंबन चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के दरबारी कवि थे। कौन थे? चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के दरबारी कवि थे। रामायण को सबसे पुराना महाकाव्य भी कहा जाता है। रामायण को सबसे पुराना महाकाव्य भी कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। मैं अब बताती हूँ रामायण का किस किस भाषा में अनुवाद किस किस ने किया था। ठीक है दोस्तों, बस समझते चलना है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ समझने से काम नहीं होता है, उनको याद भी करना पड़ता है दोस्तों। हमने संस्कृत भाषा और तमिल भाषा के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे कि रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद किसने किया था दोस्तों। रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद किसने किया था? गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद किया था। किसने? गोस्वामी तुलसीदास ने। किसने दोस्तों? गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद किया था। और गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा और क्या रचयित है? बताओ जरा, क्या और क्या रचना थी इनकी? बताओ। रामचरितमानस। रामचरितमानस किसकी रचना थी? गोस्वामी तुलसीदास की रचना थी। रामचरितमानस लिखो। रामचरितमानस किसकी रचना थी? गोस्वामी तुलसीदास की रचना थी। रामचरितमानस किसकी रचना थी? गोस्वामी तुलसीदास की रचना थी। रामचरितमानस को कितने भागों में विभाजित किया गया था, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ भाषाओं के बारे में जानना है, किस किस भाषा में किया था। फारसी में रामायण का अनुवाद किसने किया था? फारसी में रामायण का अनुवाद बदायूं ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बदायूं ने किया था। किसने किया था? बदायूं ने किया था। और रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? कर्तवास ने किया था। किसने किया था दोस्तों? कर्तवास ने किया था। रामायण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? रामायण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? RTH ग्रिफ्ट ने किया था दोस्तों। किसने किया था? RTH ग्रिफ्ट ने किया था। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। रामायण का बाल रामायण में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? जो रामायण है उसका बाल रामायण में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? बाल रामायण में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? रामायण का बाल रामायण में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? भवभूति ने किया था। किसने किया था? भवभूति ने किया था। रामायण का बाल रामायण में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? भवभूति ने किया था। ऐसे ही रामायण का तेलुगु में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? रामायण का तेलुगु में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? भास्कर ने किया था। किसने किया था? भास्कर ने किया था दोस्तों। रामायण का कन्नड़ में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? रामायण का कन्नड़ में अनुवाद कुमुदेंदु ने किया था। किसने किया था? कुमुदेंदु ने किया था दोस्तों।
ऐसे ही रामायण का मैथिली भाषा में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? रामायण का मैथिली भाषा में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? चंदा झा ने किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा याद कैसे करें? एकदम प्रेशर नहीं लेना है, एकदम परेशान नहीं होना है, पहले देखते चलना है कि बता क्या रही हूँ, ठीक है? उसके बाद ही कुछ डिसीज़न करना है। तो दोस्तों इसमें से सारा आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। अगर आप सारा एक साथ एकदम से पहली बार में ही याद करोगे तो कुछ भी आपको याद नहीं होने वाला और ज़्यादा सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? इसमें से कुछ एक दो अभी याद कर लेना, बाकी आप जब जब रिवाइज करते चलोगे तो एक एक दो दो ऐसे ही याद करते चलना, ठीक है दोस्तों? मेन इसमें से 3-4 ही आए हैं आयोग की साइड से, अभी तक और नहीं आए हैं, पर आयोग का कुछ नहीं पता कब कौन सा दे दे, इसलिए एक बार नज़र सब पर डाल लेनी चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो इसमें से आपको फारसी अभी याद करना है, अंग्रेजी भाषा का अनुवाद अभी याद करना है और साथ ही साथ अवधी भाषा का अनुवाद भी अभी याद करके चलना है दोस्तों। और मैंने जो बताया था, अभी बताया था कि रामायण का कंबन ने किस भाषा में करा था अनुवाद? बताओ जरा। तमिल भाषा में अनुवाद करा था। साथ ही साथ वो भी याद करके चलना है। और दोस्तों संस्कृत में अनुवाद तो सबको ही पता रहता है, फिर भी अगर किसी को याद नहीं है तो याद करते चलना है, ठीक है दोस्तों? संस्कृत का भी याद होना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में अनुवाद किया था, ठीक है दोस्तों? एक बार मेरे साथ बोलोगे, रामायण महाकाव्य का किस किस भाषा में किस किस ने अनुवाद किया था? रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद कंबन ने किया था। कंबन चोल शासक, चोल शासक, बोलो मेरे साथ, कंबन चोल शासक, बोलो मेरे साथ, बोलोगे नहीं तो आएगा कैसे? बोलो मेरे साथ, कंबन चोल शासक कुलोतुंग तृतीय का दरबारी कवि था। कंबन कौन था? चोल शासक कुलोतुंग तृतीय का दरबारी कवि था दोस्तों। रामायण का संस्कृत भाषा में अनुवाद महर्षि वाल्मीकि ने कराया था दोस्तों। रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूं ने किया था। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृतवास ने किया था। रामायण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद R.T.H. ग्रिफ्थ ने किया था। रामायण का बाल रामायण में अनुवाद भवभूति ने किया था दोस्तों। रामायण का तेलुगु भाषा में अनुवाद भास्कर ने किया था दोस्तों। रामायण का कन्नड़ भाषा में अनुवाद कुमुदेंदु ने किया था दोस्तों। रामायण का मैथिली भाषा में अनुवाद चंदा झा ने किया था दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है दोस्तों? उसके मैंने आपको 7 कांड बताए थे कि रामचरितमानस को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। किसकी रचना है रामचरितमानस? बताओ। रामचरितमानस किसकी रचना बताई थी? गोस्वामी तुलसीदास की। श्री रामचरित मानस किसकी रचना बताई थी? गोस्वामी तुलसीदास की रचना बताई थी। इसे दोस्तों 7 कांडों में विभाजित किया जाता है। कितने कांडों में विभाजित किया जाता है? 7 कांडों में विभाजित किया जाता है रामचरित मानस को। तो 7 कांड कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता करके चलूँगी दोस्तों, ठीक है? नंबर 1 पर आता है, बोलो मेरे साथ, बाल कांड। नंबर 1 बाल कांड। नंबर 1 पर क्या आता है? बाल कांड आता है दोस्तों। नंबर 2 पर अयोध्या कांड। नंबर 2 अयोध्या कांड। नंबर 2 पर क्या आता है दोस्तों? अयोध्या कांड। नंबर 2 पे क्या आता है दोस्तों? अयोध्या कांड। नंबर 2 पे क्या आता है दोस्तों? अयोध्या कांड आता है। नंबर 3 पर क्या आता है दोस्तों? अरण्यक कांड आता है। नंबर 3 पर क्या आता है दोस्तों? अरण्यक कांड आता है। नंबर 3 पर क्या आता है दोस्तों? अरण्यक कांड आता है। नंबर 4 पर क्या आता है दोस्तों? किष्किंधा कांड आता है।
नंबर 4 पर किष्किंधा आता है। नंबर 4 पे दोस्तों किष्किंधा आता है। नंबर 5 पर सुंदरकांड आता है दोस्तों। नंबर 5 पर क्या आता है? सुंदरकांड आता है। नंबर 5 पे क्या आता है दोस्तों? सुंदरकांड आता है। नंबर 5 पे क्या आता है दोस्तों? सुंदरकांड आता है। नंबर 6 पर क्या आता है दोस्तों? लंका कांड आता है। नंबर 6 पर क्या आता है? लंका कांड आता है। और नंबर 7 पर जो कि हमारा लास्ट कांड है वो आता है दोस्तों उत्तर कांड। नंबर 7 पर क्या आता है? उत्तर कांड आता है दोस्तों। नंबर 7 पर क्या आता है? उत्तर कांड आता है। क्या आता है दोस्तों? नंबर 7 पर उत्तर कांड आता है। बाल कांड को सबसे बड़ा कांड कहा जाता है दोस्तों। किस कांड को सबसे बड़ा कहा जाता है? रामचरितमानस के बाल कांड को सबसे बड़ा कहा जाता है दोस्तों, जिसमें श्री राम जी के बालपन की व्याख्या की गई है दोस्तों। बाल कांड में श्री राम जी के बालपन की व्याख्या की गई है दोस्तों। और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड को कहा जाता है दोस्तों। सबसे छोटा कांड किसे कहा जाता है? किष्किंधा कांड को कहा जाता है दोस्तों। सबसे छोटा कांड किसे कहा जाता है दोस्तों? किष्किंधा कांड को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा कांड के बारे में था जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है दोस्तों। मैंने रामायण के बारे में जितना जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सब कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे महाभारत के बारे में जानेंगे। महाभारत महाकाव्य के बारे में जानेंगे दोस्तों। मैंने बताया था ना, 2 महाकाव्य, एक रामायण, दूसरा महाभारत। अब हम महाभारत के बारे में जानेंगे दोस्तों। किसके बारे में जानेंगे? महाभारत के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, महाभारत के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो हम महाभारत के बारे में क्या जानते हैं? महाभारत का संकलनकर्ता कौन थे? महाभारत के संकलनकर्ता बताओ दोस्तों कौन थे? महाभारत के संकलनकर्ता कौन थे दोस्तों? महाभारत के संकलनकर्ता वेदव्यास थे। कौन थे दोस्तों? वेदव्यास थे। महाभारत के संकलनकर्ता वेदव्यास थे। प्रारंभ में इसमें केवल कितने श्लोक थे? महाभारत में प्रारंभ में कितने श्लोक थे दोस्तों? बताओ जरा, प्रारंभ में कितने श्लोक थे? महाभारत में कितने श्लोक थे? बताओ। 8800 श्लोक थे। 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे दोस्तों महाभारत में? प्रारंभ में 8800 श्लोक थे। जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें क्या कहा जाता था? बताओ दोस्तों, जिन्हें क्या कहा जाता था? जय संहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? जय संहिता कहा जाता था। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि संहिता और जय संहिता कहीं एक तो नहीं है। नहीं दोस्तों, संहिता 4 वेदों को कहा जाता है और जय संहिता महाभारत को कहा जाता है। प्रारंभ में महाभारत के श्लोक 8800 थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? जय संहिता कहा जाता था। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जय संहिता का अर्थ क्या होता है? बताओ जरा मुझे पता है, सबको पता होगा। बताओ, जय संहिता का अर्थ क्या होगा? विजय संबंधित संग्रह होगा दोस्तों। क्या होगा? विजय संबंधित संग्रह होगा। क्या होगा दोस्तों? विजय संबंधी संग्रह होगा। संबंधित संग्रह होगा। विजय संबंधी संग्रह होगा। ठीक है दोस्तों, विजय संबंधी संग्रह होगा।
महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, लेकिन भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों, सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वर्तमान समय में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं दोस्तों? 1,00,000 श्लोक है। वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं दोस्तों? वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं दोस्तों? बताओ मुझे जरा, कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं दोस्तों, ठीक है। 1,00,000 श्लोक हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? 1,00,000 स्रोत है, जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? सत साहिस्री संहिता कहा जाता है। सत साहिस्री संहिता कहा जाता है। बोलो जरा, सत साहिस्री संहिता कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सत साहिस्री। बोलते बोलते कभी कभी दूसरे वर्ड याद आ जाते हैं। ऐसा आप लोगों के भी साथ होता होगा, मेरे साथ बहुत होता है। मुझे बोलते बोलते दूसरे वर्ड्स याद आ जाते हैं। सत साहिस्री संहिता कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सत साहिस्री संहिता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा श्लोक महाकाव्य ही है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत महाकाव्य है दोस्तों। आज हम इसे इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। अगर आपका रिस्पांस मुझे मिलेगा तभी मैं आगे अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि आपका ही समर्थन मुझे ताकत देता है, ठीक है दोस्तों। और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट को निकाल करके लाऊंगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, बाय बाय।